हाय एवरीवन, दिस समंदर बेदी। तो ये बेसिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का। ये बेसिकली स्टैंडर्ड केस है एक्सेलरेशन कांस्टेंट का। इसके पहले हमने जो चर्चा की थी इनिशियली अपने पहले लेक्चर्स में, हम बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स की चर्चा की थी, जहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी, देन इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, फिर स्पीड और वेलोसिटी की, एंड देन इसके लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सेलरेशन की चर्चा की थी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन की चर्चा की थी और देन फाइनली रिएक्शन टाइम की चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट कर रहे हैं और मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट का एक स्टैंडर्ड केस है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है? बेसिकली मैंने जब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ाया था तब बोला था इक्वेशन ऑफ मोशन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का एक स्टैंडर्ड केस अपना मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो इस टॉपिक को थोड़ा समझ लेना। बाकी इसके जो बेसिक फंडे हैं, अगर आपके इक्वेशन ऑफ मोशन के फंडे क्लियर हैं देन आपके इसके भी सारे फंडे क्लियर होने वाले हैं। बस एक ही जगह पे आप -g से रिप्लेस करते जाओगे, डिफरेंट डेटा निकालते जाएंगे। अभी एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करके हम देखेंगे, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा साइन कन्वेंस की बात कर लेते हैं। हम कैसा साइन कन्वेंस यूज करते हैं? देखिए, अगर हम ग्राउंड को ओरिजिन मान ले तो ग्राउंड के ऊपर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। नीचे की डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और राइट साइड में हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव लेंगे। कुछ इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। और मोशन अंडर ग्रेविटी बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का एक स्टैंडर्ड केस। क्या है? स्टैंडर्ड केस। हम हमेशा जो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो g होता है। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है g की वैल्यू, तो हम क्या मानेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड मानेंगे, पर सेकेंड स्क्वायर मानेंगे। जनरली हमें अपने एग्जाम में g की वैल्यू गिवन होती है, बट हम अपने क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, अपने लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम हम g की वैल्यू 10 मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान रहे। इसे हम कब करेंगे? केवल क्लास में। बाकी मैक्सिमम केसेस में g की वैल्यू गिवन रहती है। अगर नहीं गिवन रहेगी तो हमेशा क्या मानेंगे हम? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 गिवन होती है तो उस केस में 10 मान के सॉल्व करेंगे। और अपने क्लास में हम हर क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 ही मान के सॉल्व करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। तो ये बेसिक बात की है कुछ हमने, जो कि कोई लॉजिक अभी तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन हाँ कुछ चर्चा की है जो शायद आपको थोड़ी सी समझ में आई हो। तो अब इतना थोड़ा इरेज कर देते हैं यार। इसे इरेज करके कुछ अच्छी बातें करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम सबसे मोशन अंडर ग्रेविटी सबसे पहले ग्राउंड से हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद किसी हाइट पे भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसका स्टडी कहाँ पे करते हैं? ग्राउंड पे सपोज करो एक बॉल को थ्रो किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, ठीक है। तो ये बॉल क्या होगी? फाइनली कुछ दूर तक ऊपर जाएगी, फिर क्या होगी? इस बॉल की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब v = 0 हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली ऐसे जाएगी, फिर इसी जगह पे वापस आके गिर जाएगी। और ये जो मोशन हुआ बॉल का ऊपर से नीचे आने में, ये किसके अंडर हुआ? ये अंडर हुआ ग्रेविटी के। ये किसके अंडर मोशन हुआ? ग्रेविटी के अंडर ये मोशन हुआ। इसलिए हम इस मोशन को क्या कहेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या? देखो, जब बॉल को हमने फेंका तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे पुल कर रहा था अपनी ओर, इसलिए बॉल थोड़ी दूर ऊपर गई। उसके बाद फाइनली इसका पुल ज्यादा हो गया और वेलोसिटी 0 हो गई। और इस केस में क्या हुआ? ये बॉल नीचे वापस चली आई, ठीक है। अच्छा,
अब देखो, अब इसमें कुछ डेटा हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे ए बॉल कितनी हाइट तक ऊपर गई, मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जा सकती है जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो इस हाइट का नाम हम क्या देंगे, एच मैक्स। इस हाइट का नाम क्या देंगे हम, एच मैक्स। अब एच मैक्स को कैलकुलेट करना है। देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एच मैक्स है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, वो हमें यू ही पता है। फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जा रही है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, एच मैक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यही तो यूज करेंगे। हाँ, एक्सलेरेशन भी हमें पता है माइनस जी के बराबर है, क्योंकि ग्रेविटी कैसे लगती है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड की साइन हम कौन सा लेंगे, माइनस, इसलिए हम इसे हमेशा माइनस जी लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यू ही है, और माइनस 2gh मैक्स। तो ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g हाइट तक ऊपर जाएगा। अच्छा, ऐसे ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आया, इसमें कुछ ने टाइम खर्च किया, तो जो टोटल टाइम इन्होंने खर्च किया ऊपर से नीचे आने में, अपनी जर्नी में, बॉल ने टोटल टाइम जो खर्च किया पूरी जर्नी कंप्लीट करने में, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम इंटरवल, या टाइम ऑफ फ्लाइट ही बोल दो, कितना होगा, इसे कैसे कैलकुलेट करें, देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे गया फिर फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वापस कहां गया, अपने पोजीशन पे आ गया, ऑब्जेक्ट अपने इसी यहीं से स्टार्ट किया और यहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है, क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू यू गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, तो क्या टाइम हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर से। क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, s की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू ut माइनस हाफ ऑफ GT स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2u बाई जी, 2u बाई जी। क्लियर है भाई सब। अच्छा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया और एक मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन देते हैं और आपसे पूछते हैं उसका कुछ, उसमें सोल्यूशन आपसे पूछते हैं उसका, और थोड़ा सा होश हवास में आके क्वेश्चन सॉल्व करना। मैक्सिमम लोग जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ उसमें गलतियाँ करते हैं, इतनी बात वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से होश हवास में होके सॉल्व करोगे तो आई थिंक कि कर ले जाओगे, अदरवाइज सबकी तरह तुम भी वही गलतियां रिपीट करोगे। भाई साहब, क्या एक ऑब्जेक्ट है, इसे इनिशियली 5000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है, हमें बताना है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी, कैलकुलेट करके बताना है आपको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, आंसर निकालो, देन उसके बाद हम इसे डिस्कशन करते हैं। तो होप यार ये क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको। बिल्कुल सही बात, आपने क्या किया होगा सर, अभी तो आपने बताया एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपान 2g, इसके तहत हमने क्या किया, 5000 का स्क्वायर किया और 20 लिख दिया, और यहाँ से क्या आ गया, 25 इंटू 10⁻6 बाई 20, एक से एक चला, 25 इंटू 10⁻5 बाई 2, मतलब 12.5 इंटू 10⁻5 मीटर आ गया। इसे किलोमीटर में क्यों करना चाहे तो 1050 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, 1050 किलोमीटर, पहला ऑप्शन आपका यही रहेगा।
और आप इच्छा अनुसार यही टिक करके आओगे, और जो कि एकदम गलत है। आप भूल गए आप कर क्या रहे हो, ठीक है, आप अर्थ पे हो, शायद ये बात भूल गए, ठीक है। आपने सिर्फ कैलकुलेशन कर दी, लॉजिक तो आपके फिजिक्स के रूल का कोई ख्याल ही नहीं रखा आपने। तो इसलिए कैलकुलेशन करते टाइम थोड़े से रूल का भी ख्याल रखें। रूल का क्या ख्याल है, देखो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे अगर फेंका जाता है, सपोज करो h हाइट अर्थ से फेंका गया, तो उस पर क्या करता है, एक फोर्स लगता है। वो क्या होता है, मान लो इसका मास m1 है, वो फोर्स लगता है F इक्वल टू जी एम ई m1 अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर है। इसी फोर्स से एक्सेलरेशन लगता है इस m1 मास पे, जो कि g के बराबर होता है, g इफेक्टिव के बराबर होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब ये जी इफेक्टिव जी के बराबर का होता है, और जी इक्वल टू क्या होता है, जो एकदम अर्थ पे फोर्स लगे, मतलब जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं, हम जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब भाई जी इफेक्टिव इस जी के बराबर तब होगा जब आर ई के कंपेयर में एच की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो अगर आर ई, थोड़ा सा यहां इरेज करें, थोड़ा सा इस बात को समझ लेना, बाकी ग्रेविटेशनल में ये चीज रिपीट की जाएगी। अगर भाई साहब देखो आर ई ग्रेटर देन एच है, इस केस में हम क्या करते हैं, एच को निगलेजिबल मान लेते हैं और जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या निकाल देते हैं, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जो कि लंबसम जी के बराबर हो जाती है। लेकिन यहां आप ये बात भूल गए, क्योंकि जो आपका एच की वैल्यू आ रही थी, कितनी आ रही थी, 1250 मीटर, और आपका आर ई की वैल्यू कितनी होती है पता है, 6400 किलोमीटर। तो अगर 6400 किलोमीटर आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और एच की वैल्यू तुम्हारी 1250 है, तो क्या रेडियस ऑफ अर्थ इससे बहुत बड़ी है, नहीं, कंपरेबल है। तो कंपरेबल है तो हम एच को निगलेजिबल नहीं कर सकते हैं, और अगर एच को निगलेजिबल नहीं कर सकते तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से नहीं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वेरिएशन, जी का वेरिएशन आएगा, और इसे हम इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करेंगे, ग्रेविटेशनल में लिख लेना, वहां पे इस चीज को सॉल्व करना सीखेंगे। तो भैया हम कहाँ तक, अगर h की वैल्यू 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक भी हो, तब आप मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर तक हो तो निगलेजिबल कर सकते हो। 6400 में 6400 में 5 किलोमीटर छोटा मान सकते हो, 4 किलोमीटर छोटा होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बड़ी होगी, वैसे 5 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी तो आप इस कॉन्सेप्ट को मत लगाना, आप कौन सा लगाना, जो ग्रेविटेशनल में सीखेंगे उसे लगाना। क्लियर है। यहाँ पे क्या आपको समझना है कि हम हमेशा आंख मूंद के हर डेटा पे जी मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर देंगे। हमें ये समझना पड़ेगा क्या एक क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का है, जैसे 5000 मीटर पर सेकंड से हमने हाइट निकाला, 1250 मीटर आ रहा था, तो समझो 1250 मीटर अगर हाइट होगी मैक्सिमम हाइट, तो जी का वेरिएशन भी हो जाएगा। जी को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, और जी को अगर कांस्टेंट नहीं मान सकते तो ये सारी काम हम किस पे कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे कर रहे हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड तब है जब एक इक्वल टू कांस्टेंट हो, मतलब जी की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट ही नहीं रहेगी तो ये सारी चीजें वैलिड ही नहीं रह जाएंगी। कुछ बात समझ में आई? अगर आई हो तो अच्छी बात है, ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, एक और आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी का। पिछले लेक्चर्स में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था रिएक्शन टाइम का, जहां पे हमने 50 का स्क्वायर 250 लिख दिया था। तो उस चीज को देख लेना भाई, 50 का स्क्वायर 250 नहीं 2500 होता है, ठीक है। तो वहां पे जब सॉल्व कर दे तुम 1250 को छाटा, उसका लेंथ आता, तो उसमें जो साक्षी थी वो सेफ ना रहती। पता नहीं आपने लेक्चर भी देखा है या फिर ऐसे ही वैसे सब। हाँ,
मूव करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट पे। देखो भाई साहब, थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को। यहाँ पे एक बॉल है, अगर इस बॉल को सपोज करो हम यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो ए एच हाइट, मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट कहीं यहाँ पे है, फाइनल वेलोसिटी 0 यहाँ पे कहीं होती है, तो जो एच हाइट आपको मिल रही है ये दो टाइम पे मिलेगी। एक टाइम जब बॉल ऊपर जाएगी तब एक टाइम कोई होगा जहाँ पे एच हाइट ये अचीव कर पाएगा, दूसरा जब ये पूरी हाइट जाके वापस आने लगेगा तो फिर एक टाइम इसे मिलेगा जहाँ पे एच हाइट को फिर से अचीव करेगा, ठीक है। तो दो टाइम पे एक हाइट को मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट अचीव कर सकता है। अच्छा, तो एक टाइम क्या होंगे उसे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए समझना, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। ए क्या है, बेसिकली सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इसे थोड़ा और अच्छे फॉर्मेट में लिखते हैं, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से जब हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो दो टाइम निकलेंगे, इसके दो रूट, एक t1 टाइम कुछ निकलता है सपोज, एक t2 टाइम निकलता है, तो t1 और t2 निकाल लेते हैं। t1 कौन, t1 t2 निकालते हैं, तो सबसे पहले t निकालते हैं। t क्या आएगा, देखो प्लस माइनस 2u प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4u स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू सी, मतलब 4 टू जा 8gh, क्लियर है, अपान 2z, यही तो आएगा। यहाँ से कुछ चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, u प्लस माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh अपान z, ठीक है। अब यहाँ से दो t की वैल्यू, t1 क्या होगा, सपोज करते हैं जाते टाइम जो हमें टाइम मिलेगा उसे t1 बोलते हैं, जब वापस आते टाइम इसे t2 बोलते हैं। तो t1 इक्वल टू क्या होगा, u माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh बाई z, और t2 क्या होगा, u प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh बाई z, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 2u, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कहीं कैलकुलेशन लग रहा हो रही हो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा कैलकुलेशन आप ध्यान दे दिया करो, ठीक है। तो एक टाइम यहाँ से जगह तब मिल गया, एक वापस आ रहा था तो मिल गया। और पता है अगर इन दोनों टाइम को जोड़ दोगे, मतलब यहाँ तक गया टाइम और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, अगर दोनों ऐड कर दिए, मतलब t1 प्लस t2 ऐड कर दिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आ जाएगा। प्रूफ करके देख लें, इनको दोनों को ऐड करो, इनको दोनों को ऐड करोगे तो 2u बाई जी बचेगा, t1 प्लस t2 क्या होता है 2u बाई जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था वो भी क्या आया था, 2u बाई जी आया था। इसका भी निकाल सकते हो, क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, तो उसके लिए क्या होगा, 0ut माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो 2u बाई जी, ठीक है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा इससे क्या आएगा, यही आएगा। तो t1 प्लस t2, ये लॉजिक समझ लेना, इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप टेस्ट ज्वाइन करोगे हमारा तो उसमें इस पे एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, डीपीपी है उसे सॉल्व करोगे उसमें भी मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर इनके कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे तो शायद डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आपसे हो जाएं, इसकी गुंजाइश बहुत कम रहेगी। ओके, तो मूव करते हैं यार, कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो अभी मोशन अंडर ग्रेविटी हमने कहाँ देखा, एक प्लेन पे देखा। अब एक काम एक हाइट से भी किया जा सकता है, हाइट पे बेसिकली यही काम होगा, बस थोड़ा सा समझ लेना, नहीं तो कहोगे सर आपने एक चीज तो बताई ही नहीं। जैसे एक h हाइट का एक टावर है, कितनी हाइट का है, h हाइट का। यहाँ पे एक बॉल है, इसे हम चाहें तो ऊपर फेंक सकते हैं u से, बिल्कुल u से ऊपर भेजेंगे, कुछ ऊपर जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, नीचे आके गिर जाएगा, ठीक है।
मतलब कुछ ऐसे से, मतलब हाथ निकाल के कुछ इधर से ऐसे ही किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है इसका मोशन, ठीक है। जनरली एक क्या किया, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, थोड़ा सा अच्छा से समझ, उसने अपने हाथ से बॉल फेंक रहा है, तो बॉल जाएगी ऐसे और फिर जाके तब इसका प्लेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आके यहाँ पे गिरेगी, ठीक है। इस टाइम में भी टाइम ऑफ फ्लाइट तुमसे पूछ सकता है, और क्या है, मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट तो वही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट जीरो करते थे, तो आपको जीरो नहीं एच करके सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी तुम्हें यू दी गिवन होगी, ऊपर फेंकेगा। अगर कोई ऐसा बॉल ड्रॉप कर देता है किसी हाइट पे जाके, यहाँ से कोई क्या करता है, बॉल को ड्रॉप कर देता है, तब क्या करेंगे, जब बॉल ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल यू इक्वल टू जीरो लेते हैं, बाकी सब काम वही कर सकते हो। ड्रॉप वाली कंडीशन समझ लो, वहाँ पे ड्रॉप करने मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है इस ऑब्जेक्ट की। अच्छा, ड्रॉप की चर्चा हुई है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ड्रॉप पे, अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज यार इस क्वेश्चन को खराब मत करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आप सब लोग लगा देंगे। ये क्या है, ये टोटी है, ठीक है, नल है, ठीक है। यहां से क्या है, पानी की बूंद टपक रही है, खराब हो चुका है, तो हर बूंद 1 सेकेंड के गैप पे गिर रही है। जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, उनका गैप क्या है, 1 सेकेंड के गैप पे, 1 सेकेंड के गैप पे गिर रही है। तो हमें बताना है कि जब पांचवी ड्रॉप गिरेगी, जब पांचवी ड्रॉप गिरेगी तो दूसरे और तीसरे ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, मतलब इसकी जब बूंद पांचवी बूंद गिरेगी तो दूसरी और तीसरी बूंद के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मतलब जब पांचवी ड्रॉप गिरेगी उस समय दूसरी और तीसरी वाटर ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी मैं समझा रहा हूं, इसे देखो। सबसे पहले समझो कि जब पांचवी ड्रॉप गिर रही है तो पहली ड्रॉप का कितनी टाइम खा चुकी होगी। देखो पहली ड्रॉप तो जस्ट गिर जाएगी, फिर इसके 1 सेकेंड बाद दूसरी गिरेगी, इसके 1 सेकेंड बाद तीसरी गिरेगी और उसके 1 सेकेंड बाद चौथी और उसके 1 सेकेंड बाद पांचवी। मतलब जब पांचवी ड्रॉप गिर रही है तो पहली ड्रॉप का कितना टाइम वेस्ट हो गया है, पहली ड्रॉप ने 4 सेकेंड टाइम खा लिया है जब पांचवी ड्रॉप गिरी। तो एक कौन सी है, पहली है। और दूसरी ड्रॉप कितना टाइम खा चुकी है, 3 सेकेंड। कब, दूसरी है। और तीसरी कितना खा चुकी है, तीसरी बेसिकली 2 सेकेंड और चौथी 1 सेकेंड। पांचवी तो गिरने वाली है, पांचवी तो गिरने वाली है। हमें डिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, दूसरी और तीसरी के बीच में, ए डिस्टेंस कुछ एच मान ले। अच्छा तो हम निकालते हैं तीसरी ड्रॉप की डिस्टेंस कहां से कहां तक, मतलब यहां से लेके तीसरी ड्रॉप ने कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल की है, इसका नाम H3 रख देते हैं, ठीक है। तो तीसरी ड्रॉप कितना टाइम लिया, यहां से गिरने के बाद 3 सेकेंड बाद यहां पे पहुंची, H3 डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो इसके लिए हम क्या इक्वेशन, मोशन नंबर सेकेंड इक्वेशन, S इक्वल टू H3 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का है, नीचे की तरफ हो रहा है तो माइनस में कर दें, -12 ऑफ 10, टी की वैल्यू कितना लेंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो H3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 × 45 45 मीटर। तो तीसरी वाली ड्रॉप कितनी है, इस टोटी से 45 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच चुकी है। और दूसरी वाली ड्रॉप टोटी से कितनी पहुंची है, हम मान लेते हैं कुछ H2। अच्छा H2, तो H2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, -H2 इक्वल टू माइनस इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप है तो फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, ठीक है, 10 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस केस में क्या आएगा,
H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। किसकी, H2 की। अगर हमें H निकालना है, मतलब H3 इस 3 और दूसरे और तीसरे के बीच की डिस्टेंस, तो H3 इतना है और H2 इतना है और ये हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, H3 माइनस H2 कर देंगे, तो 45 माइनस 20, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 25 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है, करना चाहिए था। अगर आपने किया होगा तो बहुत संतुष्टि फील हो रही होगी आपको, और नहीं किया होगा तो फिर थोड़ा रिग्रेट हो रहा होगा, बट रिग्रेट नहीं करना है, समय बहुत है और क्वेश्चन भी बहुत बचे हुए हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो अपने आपको लो कॉन्फिडेंस मत ले जाओ, सीट है उसे निकाल के सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं और अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की। बात करेंगे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका मतलब समझते हो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब क्या है, इसका मीनिंग। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का सेंस समझो, ठीक है, कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझना है। जैसे अगर आपसे कहे कि 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो 5 सेकेंड में मतलब क्या समझेंगे, 0 से 5 सेकेंड पे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 5वें सेकेंड में आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो 5वें सेकेंड का मतलब क्या होगा, चौथे से लेके 5वें सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट, यही तो आपको निकालना है। तो अगर आपसे कोई nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको क्या करना है, n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो और n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये बेसिक प्रोसीजर है। यही प्रोसीजर को अप्लाई करके हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे और उसका नाम देंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या करना है, nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। जैसे हमें मान लो 0 से n सेकेंड है यहाँ पे और हमें क्या निकालना है nth सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से n सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमने एस एन बोल दिया और फिर क्या करेंगे, इससे n-1 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सा टाइम है, n-1 वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, Sn-1। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इनमें घटा देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, Snth वाला होगा। ठीक है, ये होगा Snth वाला। तो सबसे पहले Sn के लिए जब t = n है तब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, Sn = इनिशियल वेलोसिटी un प्लस इनिशियल वेलोसिटी u ले लो ना, un प्लस हाफ ऑफ an², ठीक है, at²। Sn-1 क्या आ जाएगा, un-1 प्लस हाफ ऑफ an-1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, Sn-1 करना है, ये किसके बराबर होगा, Snth के बराबर हो जाएगा। तो Sn क्या है, un प्लस हाफ ऑफ an², फिर क्या करना है, माइनस un प्लस u, और फिर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, माइनस हाफ ऑफ an², माइनस हाफ ऑफ an² माइनस हाफ ऑफ a। ठीक है, उसके बाद 2n है और ये हो जाएगा प्लस an। ओके, ये हो जाएगा प्लस an। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हटानी है, a गया और क्या, इस खत्म। तो Snth हमें क्या मिल जाएगा, Snth हमें मिलेगा u प्लस हाफ a 2n-1। हम करेक्ट, हाँ बिल्कुल। अब आपको इसमें थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए,
सर आपने इसे इक्वेशन बोल दिया, जबकि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। इसका क्या होता है डायमेंशन, एल टी माइनस वन, इसका क्या होगा एल, गलत है, ध्यान देना, क्योंकि यहां पे भी एक 1 सेकेंड मल्टीप्लाई है और यहां भी 1 सेकेंड है। ये तो टाइम है, इसके साथ भी एक टाइम 1 सेकेंड मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा t इंटू टी स्क्वायर, और इसका क्या एक्सप्रेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है, एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा एल टी माइनस वन इंटू टी, तो एल टी माइनस वन इंटू टी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और यहाँ पे एल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों जगह 1 1 मल्टीप्लाई है, जो कि लिखा नहीं जाता है कि 1 सेकेंड है, लेकिन जब भी डायमेंशनली चेक करोगे इसे तब आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, एक इस पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी यार फिर बता रहा हूँ इस पे क्वेश्चन कराऊँ बच्चों के तरीके से तो अच्छा नहीं लगता, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ उसे, बाकी हो जाने को वो भी हो जाएगा। यहाँ से क्या करता है, एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, बॉल को क्या किया जाता है ड्रॉप किया जाता है, फिर ठीक है हमें भी बताता है फाइंड डिस्टेंस कवर बाई वाटर ड्रॉप इन लास्ट सेकेंड। ठीक है भाई साहब, वाटर ड्रॉप द्वारा लास्ट सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ड्रॉप कवर किया जाएगा। यहां से क्या किया जाता है, एक वाटर ड्रॉप नहीं, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय बॉल इन लास्ट सेकेंड, एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस लास्ट सेकेंड में अपने ट्रेवल करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगला दिन फिर हमारा है और फिर डिस्कशन तो जरूर करेंगे अगर आपको नहीं समझ में आएगा। तो यार होप यार आज समझ में आया होगा आपको। तो यार इंपॉर्टेंट बात आज की ये भी है कि आज हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 90% चैप्टर कवर कर लिए हैं, 10% बातें रह गई हैं ग्राफ थ्योरी की, और वो अगला लेक्चर में कवर हो जाने वाला है। तो मतलब कल आपका पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा। देन इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन मात्र 2 लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद रिलेटिव मोशन जो कि 2 लेक्चर में कवर किया जाएगा, एक रिलेटिव 1D और एक रिलेटिव 2D। ठीक है, तो 4-5 लेक्चर और है, पूरा काइनेमेटिक्स आपकी कवर हो जाएगी। देन इसके बाद हम मूव कर जाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो लेकिन यार आप थोड़ा रिस्पांस अच्छा बनाए रहो ताकि थोड़ी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हम कर सके और आपको लेक्चर्स और जल्दी जल्दी प्रोवाइड करें, ताकि आपके टाइम से पहले अच्छा टाइम आपको दे पाऊँ, कि ताकि आप अच्छे से रिविजन करो और आपको के लिए कोई अच्छा सा क्रैश कोर्स भी डिजाइन करके लाने का प्लान किया जाए फिर। ओके, तब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।